कैसे हैं सभी आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंसों के बारे में, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, क्लाजेज के बारे में, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेट क्लाज, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज। इस पूरे टॉपिक को हम आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस से। देखिए सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस एंड दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब इज नोन एज सेंटेंस। भाई कोई सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह हो, उसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसी को हम बोलते हैं क्या? सेंटेंस बोलते हैं। अच्छा, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? आप जानते होंगे, वो क्रियाएं जो अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल देती हैं अपना रूप, उन्हीं को बोलते हैं क्या? फाइनाइट वर्ब। जिन क्रियाओं पे सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे मैं आपको समझा देता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा आई वांट टू प्ले, सी wanted to play, they want to play। देखिए अब यहाँ आई था तो हमने लिखा है वांट, ठीक है। टेंस बदल गया तो हो गया वांटेड, दे हो गया सब्जेक्ट तो हो गया वांट। यानी जो वांट है सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार अपने आप को बदल रहा है। तो जो क्रियाएं अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल लेती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और आप देखिए टू प्ले को देखिए, टू प्ले चेंज हो रहा नहीं है। तो जो क्रियाएं सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए ध्यान रखना है हमको कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती वर्ब हैं, लेकिन इनका काम होता है नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब हैं लेकिन ये काम करती हैं नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ठीक, तो हम समझ पा गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। जिन क्रियाओं पे सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव ना पड़े उनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जो क्रियाएं सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं सेंटेंसों के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए 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 सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ वर्ड्स expressing a statement, a question or an order usually containing a subject and a finite verb। मैंने पहले आपको बताया सेंटेंस क्या होता है। सेट ऑफ वर्ड्स जो किसी स्टेटमेंट की बात करे, किसी क्वेश्चन की बात करे या किसी ऑर्डर की बात करे, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसी को हम बोलते हैं क्या? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, अब देखिए A sentence begins with a capital letter। कोई भी सेंटेंस जो होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। एंड ends with a full stop। फुल स्टॉप से इंड हो सकता है, किसी क्वेश्चन मार्क से इंड हो सकता है, और एन एक्सप्लेनेशन मार्क। यानी या तो उसमें फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा या एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा। ठीक, जैसे लिखा है श्याम लव्स हिज पेरेंट्स। अब देखिए ये एसर्टिव सेंटेंस है तो देखिए इसमें फुल स्टॉप आ गया है। हु किल्ड लक्ष्मी नारायण। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो देखिए आप क्वेश्चन मार्क आ गया है। हाउ विल प्रीति प्लेज। यहाँ प्रीति, तो पी यहाँ कैपिटल है ना। हाउ विल प्रीति प्लेज। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है। तो यानी किसी भी सेंटेंस में या तो फुल स्टॉप होगा, या तो कोई क्वेश्चन मार्क होगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ठीक, अब देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है। आइए बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। देखिए देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है, पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए कोई सिंपल सेंटेंस क्या होता है, किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसी को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। किसी भी सिंपल सेंटेंस में समझ लीजिए सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकती नहीं है उसमें। देख लीजिए, देखिए लिखा सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आप जानते हैं जो किसी काम को करे या जिसके बारे में वाक्य में कोई सूचना दी जाए उसी को हम बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के विषय में जो बात की जाती है या सब्जेक्ट जिस कार्य को करता है उस पूरी बात को बोलते हैं आप प्रेडिकेट। ठीक, जैसे देखिए लिखा है हिज। अच्छा थोड़ा सा सेंटेंस को देख लीजिए। अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब।
देखिए किसी भी सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, ये बात आप समझ लीजिए। कोई भी सिंपल सेंटेंस होगा, किसी सिंपल सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये बात आपसे पीछे अभी हुई है। तो देखिए लिखा है अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, यानी ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होती है उसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल सेंटेंस। ठीक, देखिए हिज करेज वन हिम ऑनर। अब देखिए हिज करेज ये हमारा सब्जेक्ट है, वन हमारी फाइनाइट वर्ब है, या आप यूं कह सकते हैं हिज सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट, हिज करेज हमारा सब्जेक्ट है, वन हिम ऑनर ये पूरा का पूरा हमारा प्रेडिकेट है। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही प्रेडिकेट हो, उसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल सेंटेंस। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब हो उसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, देखिए मैंने इसकी हिंदी यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको इसके अर्थभाव निकालने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस आप जान गए हैं, ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक ही प्रेडिकेट हो। या मैं इसको कह सकता हूं सिंपल सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। देखिए अच्छा, अब क्लाज क्या होती है थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस जब आते हैं तो सेंटेंस जैसे सिंपल सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन जैसे अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो इन सेंटेंसों में क्लाज आएगी। तो क्लाज क्या होती है मैं आपको बता दूं। पहली बात, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो अपना प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो, कुछ अर्थ दे, उसको हम बोलते हैं क्लाज। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो अपना प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो, कुछ अर्थ दे, उसको हम बोलते हैं क्लाज। अब क्लाज तीन तरह की होती है, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेट क्लाज। ठीक, प्रिंसिपल क्लाज क्या होती है मैं आपको बताता हूं। प्रिंसिपल क्लाज वो क्लाज होती है, देखिए क्लाज क्या है आप जान गए हैं, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो अपना प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो, कुछ अर्थ दे, उसको हम बोलते हैं क्लाज। ऐसी क्लाज जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो, पूरा अर्थ हो, किसी पे आश्रित ना हो वो क्लाज, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाज। किसी प्रिंसिपल क्लाज को हम मेन क्लाज भी कहते हैं, या उसको हम इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होती है, ऐसी क्लाज जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाज पे आश्रित हो, यानी ऐसी क्लाज जिसका अर्थ अपने आप में पूर्ण ना हो, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाज। और जब दो प्रिंसिपल क्लाजें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाजें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाती हैं, तो उन्हीं क्लाजों को हम कोऑर्डिनेट क्लाज बोलते हैं। ठीक, अभी समझेंगे हम, एग्जांपल इसमें सब दिया हुआ है। देखिए क्लाज क्या होता है देख लीजिए, देखिए लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट, करा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट हो एंड अ फाइनाइट वर्ब, और एक फाइनाइट वर्ब हो, एंड फॉर्म्स अ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वही बात मैंने आपको बताई कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें उसका अपना सब्जेक्ट हो अपना प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट का मतलब कि सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो कुछ भी वाक्य में होता है सब प्रेडिकेट होता है। इसी को मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऐसा शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो और अपनी फाइनाइट वर्ब हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट हो, फाइनाइट वर्ब हो और किसी वाक्य का अंश हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, क्लाज बोलते हैं। ठीक, देखिए समझाता हूं मैं आपको। देखिए जैसे लिखा है द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे। देखिए पूरा सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे। अब इसमें देखिए द मून हमारा सब्जेक्ट है, वाज ब्राइट ये हमारा प्रेडिकेट है, या मैं यूं कह सकता हूं द मून हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारी फाइनाइट वर्ब है। तो सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, किसी वाक्य का अंश है, कुछ अर्थ दे रहा है, तो यही हमारी क्या है, क्लाज है। ठीक, तो देखिए द मून वाज ब्राइट, सॉरी द मून सब्जेक्ट है, वाज ब्राइट हमारा प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्य का अंश है, कुछ अर्थ दे रहा है, तो ये हमारी क्या है, क्लाज है। फिर देखिए एंड वी कुड सी अवर वे, तो वी हमारा सब्जेक्ट है, कुड सी अवर वे ये हमारा प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्य का अंश है, कुछ अर्थ दे रहा है, तो ये हमारी क्लाज हो गई। तो क्लाज आपको मैंने पहले बताया, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो अपना प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो, कुछ अर्थ दे। वो अर्थ पूरा भी हो सकता है अधूरा भी हो सकता है। जिस क्लाज का अर्थ पूरा होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाज, जिस क्लाज का अर्थ पूरा नहीं होता है, जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाज पे आश्रित हो, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाज।
या उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लाज भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट क्लाज क्या होती है? जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाजें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ती हैं तो उन्हीं क्लाजों को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट क्लाजेज। अभी जानेंगे आगे तो समझ पाए होंगे। फिर देखिए लिखा है दे रेस्टेड। अब देखिए इसमें दे सब्जेक्ट है हमारा, रेस्टेड हमारी फाइनाइट वर्ब है, या इसी को मैं प्रेडिकेट भी बोल सकता हूं। किसी वाक्य में सब्जेक्ट कहती जो कुछ भी होता है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ये सब्जेक्ट, ये हमारा प्रेडिकेट, या कह सकता हूं ये सब्जेक्ट और ये हमारी फाइनाइट वर्ब। तो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, या सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, इस पूरे वाक्य का अंश है। ये हो गई हमारी क्या? क्लाज हो गई, ठीक। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब देखिए इवनिंग हमारा सब्जेक्ट है, केम हमारी फाइनाइट वर्ब है, या इसी को मैं प्रेडिकेट बोल सकता हूं। तो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्य का अंश है, तो ये भी हमारी क्या है? क्लाज है, ठीक है। तो यानी कि देखिए द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस था। इस सेंटेंस में दो क्लाज थी, एक क्लाज थी द मून वाज ब्राइट, दूसरी क्लाज है वी कुड सी अवर वे। इसमें देख लीजिए लिखा है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है जिसमें से दे रेस्टेड एक क्लाज है, व्हेन इवनिंग केम ये दूसरी क्लाज है। यानी इन दोनों सेंटेंसों में दो क्लाजें हैं, ठीक है। तो क्लाज आप समझ पाए होंगे। आइए और देखते हैं। देखिए अब देखिए मैंने आपको बताया था क्लाज तीन प्रकार की होती हैं, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेट क्लाज। अब प्रिंसिपल क्लाज क्या होती है? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो, कुछ अर्थ दे, वो क्लाज। ऐसी क्लाज जिसका अर्थ स्वतंत्र हो, जो अपने अर्थ के लिए किसी पे आश्रित ना हो, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाज। किसी प्रिंसिपल क्लाज को हम इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं, या उसी को हम मेन क्लाज भी कहते हैं, ठीक है। ऐसी क्लाज जो अपने अर्थ के, जिसका अर्थ स्वतंत्र ना हो, जिसका अर्थ पूर्ण ना हो, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाज, ठीक। तो आइए देखते हैं पहले क्या होती है प्रिंसिपल क्लाज। देखिए प्रिंसिपल क्लाज, मेन क्लाज, और देखिए प्रिंसिपल क्लाज, मेन क्लाज और डिपेंडेंट क्लाज, इंडिपेंडेंट क्लाज। यानी प्रिंसिपल क्लाज कहिए, चाहे इसी को आप मेन क्लाज कहिए, चाहे इसी को आप इंडिपेंडेंट क्लाज कहिए। क्या होती है देख लीजिए, मैंने बता दिया है, पढ़ लेते हैं एक बार। अ क्लाज दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ सिंपल सेंटेंस। यानी कि ऐसी क्लाज जो अपने आप में स्वतंत्र हो, एक सिंपल सेंटेंस की तरह, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लाज बोलते हैं। यानी कि एक चीज समझ लीजिए, किसी भी सिंपल सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लाज कह सकते हैं। समझिए मेरी बात को। यानी किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाज अंडरस्टूड होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में कोई सेंटेंस आ जाए, जैसे मान लीजिए आ जाए ही, ऐसे आ जाए ही गोज टू प्रयागराज। अब अगर हमसे पूछे कि ये क्या है, अब ऑप्शन में अगर सिंपल सेंटेंस ना दिया हो, उसमें अगर प्रिंसिपल क्लाज हो, तो हम इसको प्रिंसिपल क्लाज आंसर दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल क्लाज अंडरस्टूड होती है, ठीक। इसीलिए देखिए प्रिंसिपल क्लाज की डिफिनेशन क्या है हमारी? अ क्लाज दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, यानी ऐसी क्लाज जो अपने आप में स्वतंत्र हो, ठीक, अपने अर्थ के लिए किसी पे आश्रित ना हो, एज ए सिंपल सेंटेंस, यानी एक सिंपल सेंटेंस की तरह जो अपने आप स्वयं अपना स्पष्ट अर्थ दे, उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज को आप जो है मेन क्लाज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लाज को आप इंडिपेंडेंट क्लाज भी कह सकते हैं। अ क्लाज दैट मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ, यानी ऐसी क्लाज जो अपने आप में पूरा अर्थ रखती है, उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल क्लाज, मेन क्लाज और इंडिपेंडेंट क्लाज। देखिए क्या लिखा है, किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाज अंडरस्टूड होती है, अर्थात एक प्रिंसिपल क्लाज को हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। वही मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रिंसिपल क्लाज को आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक, या किसी सिंपल सेंटेंस को आप प्रिंसिपल क्लाज भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ऑप्शन में सिंपल सेंटेंस दिया है, तब फिर हमको आंसर सिंपल सेंटेंस ही देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई सिंपल सेंटेंस लिखा है और ऑप्शन में सिंपल सेंटेंस ना दिया हो, तो फिर उसको हम ऐसी स्थिति में अगर प्रिंसिपल क्लाज ऑप्शन में है तो फिर हम कह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल क्लाज अंडरस्टूड होती है, ठीक है।
अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। देखिए मैंने बताया आपको, ऐसी क्लॉज जिसका अर्थ अपने आप में स्वतंत्र ना हो, यानी सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो, कुछ अर्थ दे तो क्लॉज। जिस क्लॉज का अर्थ पूरा तो प्रिंसिपल क्लॉज, जिस क्लॉज का अर्थ पूरा ना हो वही हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। देखिए लिखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सिंपल सेंटेंस, यानी ऐसी क्लॉज जो अकेले अपना अर्थ पूरा ना दे, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस की तरह, बट एड्स सम इंफॉर्मेशन टू द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कुल मिला के सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करती है, उसका अपना स्वतंत्र अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन वो प्रिंसिपल क्लॉज में कुछ अर्थ जोड़ती है। यानी कि यूं कह सकता हूं कि ऐसी क्लॉज जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित हो, ऐसी क्लॉज को ही हम बोलते हैं क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज, या उसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। देखिए उसका नाम क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब जो अपने अर्थ के लिए किसी और पे डिपेंड हो। तो जान लीजिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहती है ना। देखिए प्रायः सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का गुण रखने वाले शब्दों जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव एडजेक्टिव से प्रारंभ होते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जितना भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सॉरी जितना भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो हम जान गए हैं, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो, कुछ अर्थ दे तो क्लॉज। अगर उस क्लॉज का अर्थ पूरा है, स्वतंत्र है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। अगर उस अर्थ का उस क्लॉज का अर्थ पूरा नहीं है, वो क्लॉज अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित हो, तो उसी को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज का दो तरीका समझ लीजिए। ऐसी क्लॉज जिसका अर्थ ना पूरा हो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जितनी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती हैं। कंजंक्शन हमारा दो प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जितना भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, डिपेंडेंट क्लॉज जितनी भी होंगी, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होंगी या ऐसे शब्दों से स्टार्ट होंगी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का गुण भाव रखते हैं। अब वो कौन कौन से शब्द होते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गुण भाव रखते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हो सकती है, रिलेटिव एडवर्ब हो सकती है, या रिलेटिव एडजेक्टिव हो सकता है। यानी कि जितना भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है या तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का गुण रखने वाले शब्दों से प्रारंभ होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये है, देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तथा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का गुण रखने वाले शब्द, ये सारे शब्द, ये जितने भी लिखे हैं, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हेंस, वेदर, है ना, ये सब जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का गुण रखने वाले शब्द हैं। अर्थात या तो रिलेटिव प्रोनाउन है, या तो रिलेटिव एडवर्ब हैं, या तो रिलेटिव एडजेक्टिव हैं। तो जितना भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी, आप ध्यान देख लीजिए, इन्हीं शब्दों से शुरू होंगी। किसी भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के लिए ये जरूरी है कि वो इन्हीं से शुरू होंगे जितने शब्द दिए हैं। या तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, या तो रिलेटिव एडवर्ब हैं, या तो रिलेटिव एडजेक्टिव हैं, और या तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक, तो जितना भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है वो शुरू होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का गुण रखने वाले शब्दों से। ठीक, तो वो हैं ये सब सारे शब्द, तो आप देख लीजिए इनको। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, मैं आपको समझा दूं पहले। देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, जब दो प्रिंसिपल क्लॉज, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ती हैं, तो उन्हीं क्लॉजों को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज ही रहेंगी ये, लेकिन जब प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाएं, तो उन्हीं प्रिंसिपल क्लॉजों को आप कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा, दो तरह का कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट क्लॉज जितनी भी हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का गुण रखने वाले शब्दों से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, और जितनी भी कोऑर्डिनेट क्लॉजें हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से प्रारंभ होती हैं। ठीक, देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज,
टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लाज, यानी दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाज यानी प्रिंसिपल क्लाज इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में, ऑफन ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट मेक्स सेपरेट स्टेटमेंट्स दैट ईच हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। वही बात मैंने आपसे कही कि जब दो, देखिए क्या लिखा है, टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लाजेज, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाजेज जब जुड़ती हैं किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो उन्हीं क्लाजों को हम कोऑर्डिनेट क्लाज भी कहते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और, कोऑर्डिनेट क्लाज जो होगी वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू होंगी। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे कौन कौन से हैं, वो ये हैं, देखिए ये सब हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, सो, एल्स, देयरफॉर, आल्सो, स्टिल, ओनली दैट, ना ओनली, नॉट बट, whether आर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, आइदर आर, नाइदर नॉर, ये जितने भी कंजंक्शंस आप देख रहे हैं ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, और कोऑर्डिनेट क्लाज के लिए जरूरी है कि ये कंजंक्शन आए। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लाज के लिए जरूरी है कि ये कंजंक्शंस आए। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्लाज क्या होती है आप जान गए हैं, जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेंगी तो उन्हीं को आप कोऑर्डिनेट क्लाज बोल सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, अच्छा अभी मैं बात करूंगा आपसे, देखिए अभी सिंपल सेंटेंस जान लिया। सिंपल सेंटेंस क्या होता है भाई, सिंपल सेंटेंस होता है ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वर्ब हो और उसका पूर्ण अर्थ हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, हमने क्लाज जानी। प्रिंसिपल क्लाज क्या होती है, ऐसा शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो, पूरा अर्थ दे, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होती है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, कुछ अर्थ दे मगर पूरा अर्थ ना दे, बल्कि वो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाज पे आश्रित हो, उसको हम बोलते हैं क्या, सबऑर्डिनेट क्लाज। किसी भी सबऑर्डिनेट क्लाज को हम डिपेंडेंट क्लाज भी बोलते हैं, और किसी भी प्रिंसिपल क्लाज को हम मेन क्लाज या इंडिपेंडेंट क्लाज भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट क्लाज क्या होती है, जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाएं तो उन्हीं क्लाजों को आप कोऑर्डिनेट क्लाज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं पहले। अभी कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, देखिए कंपाउंड सिंपल सेंटेंस आप समझ पा गए हैं, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, पूरा अर्थ दे, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेट क्लाज मैंने आपको बताई। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, देखिए कंपाउंड सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाज आई हुई हों। ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाज हों, ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अच्छा जब दो प्रिंसिपल क्लाजें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ती हैं तो उन्हीं क्लाजों को हम कोऑर्डिनेट क्लाज भी बोलते हैं, है ना। इसका मतलब किसी भी कंपाउंड सेंटेंस के लिए जरूरी है कि वाक्य में कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाज हों, अधिक से अधिक चाहे जितनी हो, पर कम से कम कितनी हो, दो हों। अच्छा, किसी कंपाउंड सेंटेंस में साधारणतया सबऑर्डिनेट क्लाज नहीं आती है ना, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाज हों, ऐसे ही वाक्य को हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड सेंटेंस। आइए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। देखिए कंपाउंड सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय लिंकिंग टुगेदर कोऑर्डिनेट क्लाजेज। वही मैंने आपको बताया कि कंपाउंड सेंटेंस कब बनेगा, जब उसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाजें हों, और जब दो प्रिंसिपल क्लाज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाएंगी तो उन्हीं क्लाजों को हम बोल देंगे कोऑर्डिनेट क्लाज। देखिए जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे देख लिखा द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे। अब इस वाक्य को अगर आप देखिए, द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे, तो द मून हमारा सब्जेक्ट है, वाज ब्राइट हमारा प्रेडिकेट है, वी हमारा सब्जेक्ट है, कुड सी अवर वे हमारा प्रेडिकेट है। अब देखिए सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्य का अंश है तो एक क्लाज ये हो गई। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्य का अंश है तो एक क्लाज ये हो गई, है ना, यानी कि एक ये क्लाज और एक ये क्लाज। अच्छा, द मून वाज ब्राइट, इसका अर्थ अपने आप में स्वतंत्र है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लाज। वी कुड सी अवर वे, हम अपना रास्ता देख सकते थे, तो इसका अर्थ भी पूरा है, अर्थात ये भी हमारी क्या, ये भी हमारी प्रिंसिपल क्लाज। ठीक, इसका मतलब जब दो प्रिंसिपल क्लाज ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ गई तो इन्हीं क्लाजों को अब हम
कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन इन्हीं जब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ गई तो इन्हीं क्लॉजों को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं, है ना। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब देखिए दे रेस्टेड ये हमारी एक क्लॉज, व्हेन इवनिंग केम ये हमारी दूसरी क्लॉज। अब देखिए दे रेस्टेड ये तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन ये जो लिखा है व्हेन इवनिंग केम ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि व्हेन इवनिंग केम इसका अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं है, ठीक। ये अपने अर्थ के लिए इस पे आश्रित है, या यूं कह सकता हूं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज के अर्थ में कुछ जोड़ रही है, उसी को आप बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। समझ पा रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस में मैंने आपको बताया, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हों, है ना। दो प्रिंसिपल क्लॉज कम से कम होनी ही चाहिए किसी कंपाउंड सेंटेंस के लिए, ठीक। आगे जानेंगे, अभी आइए देखते हैं। देखिए देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस आइए देखते हैं। देखिए अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ टू आर मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज और मेन क्लॉजेज, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हों, अधिक से अधिक तो बहुत सारी हो सकती हैं, पर किसी भी कंपाउंड सेंटेंस के लिए जरूरी है कि उसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हो ही हो, ठीक है। देखिए द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे। अब इसमें देखिए एक ये क्लॉज है, इसका अर्थ भी पूरा है। वी कुड सी अवर वे एक ये क्लॉज है, इसका अर्थ भी पूरा है, यानी कि ये एक प्रिंसिपल क्लॉज और ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज। और किसी कंपाउंड सेंटेंस के लिए जरूरी है कि उसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हों। तो इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज ये और एक प्रिंसिपल क्लॉज ये, अर्थात ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। अच्छा, आपको इसके अर्थ निकालने में दिक्कत हो, अर्थ भाव मैंने इसके पहले से लिख रखे हैं, तो आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका अर्थ देख सकते हैं, ठीक है। यानी किसी कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज होती हैं। और ये बात मैंने आपको पहले बताई कि जब दो प्रिंसिपल क्लॉजें, समझिए मेरी बात को, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज, और जब दो प्रिंसिपल क्लॉज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाती हैं तो इन्हीं क्लॉजों को ही हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, है ना। इन्हीं प्रिंसिपल क्लॉजों को आप कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं जब वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हों। दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजें जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेंगी तो उन्हीं को आप कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो यही जो प्रिंसिपल क्लॉज है, द मून वाज ब्राइट, वी कुड सी अवर वे, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ गई तो इन्हीं क्लॉजों को, इसको और इसको, हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे। अब देखिए द मून हमारा सब्जेक्ट है, वाज ब्राइट हमारा प्रेडिकेट है, इस पूरे वाक्य का अंश है और इसका पूरा अर्थ है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। वी कुड सी अवर वे, तो वी हमारा सब्जेक्ट है, कुड सी अवर वे हमारा प्रेडिकेट है और पूरा अर्थ है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से जुड़ी होती हैं तो उन प्रिंसिपल क्लॉजेज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। यही बात मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से कि दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजें जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाती हैं तो उन्हीं क्लॉजों को ही हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसका मतलब मैंने आपको तीन प्रकार क्लॉज बताई, प्रिंसिपल क्लॉज जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, या जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना फाइनाइट वर्ब हो, किसी वाक्य का अंश हो, उसका अर्थ पूरा हो, प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, अच्छा, किसी प्रिंसिपल क्लॉज को आप मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसी क्लॉज जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, कुछ अर्थ दे मगर पूरा अर्थ ना दे, तो उसी क्लॉज को हम बोलते हैं क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज, या उसी को हम बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाती हैं तो उन्हीं क्लॉजों को आप कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। देखिए वही बात लिखी है ना इसमें, ये देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं तो उन प्रिंसिपल क्लॉजों को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, द मून वाज ब्राइट,
एंड वी कुड सी अवर वे। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जब दो प्रिंसिपल क्लॉजें या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई हों तो उन्हीं को आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि यही दो प्रिंसिपल क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि किससे जुड़ी हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ठीक है। अच्छा, कंपाउंड सिंपल सेंटेंस आप जान गए। ऐसा वाक्य जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, पूरा अर्थ दे, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हों। ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हों, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? कंपाउंड सेंटेंस। किसी कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितनी प्रिंसिपल क्लॉज हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, किसी कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज साधारणतया नहीं आती है, लेकिन जब किसी कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए तो उस प्रकार के वाक्य को आप मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं, है ना? उस प्रकार के वाक्य को आप क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सेंटेंस। समझ पा रहे हैं? हाँ, अगर मिक्स्ड नहीं दिया है ऑप्शन में तो किसी भी मिक्स्ड सेंटेंस को आप कंपाउंड सेंटेंस ही कहेंगे, क्योंकि अभी समझेंगे इसमें हम। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, कोई भी कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है डबल कंपाउंड, एक होता है मल्टीपल कंपाउंड। तो डबल कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए, कंपाउंड सेंटेंस मैंने आपको बताया, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हो। ठीक है। अधिक से अधिक बहुत सारी प्रिंसिपल क्लॉजें हो सकती हैं। तो ऐसा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें सिर्फ दो ही प्रिंसिपल क्लॉज हों उनको बोलते हैं डबल कंपाउंड, और ऐसा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हों उनको हम बोलते हैं मल्टीपल कंपाउंड, है ना? देखिए, जैसे लिखा है, कंपाउंड सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, डबल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस। अब डबल सेंटेंस क्या होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया, यानी ऐसा कोई कंपाउंड सेंटेंस जिसमें सिर्फ दो प्रिंसिपल क्लॉज होंगी उसी को हम बोल देंगे क्या? डबल सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है। और जिसमें दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होंगी उनको हम बोल देंगे क्या? मल्टीपल। देखिए देखिए, लिखा द टर्म डबल इज यूज्ड फॉर अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेज। मैंने आपको बता दिया, यानी ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें सिर्फ दो ही प्रिंसिपल क्लॉज हों, ऐसे सेंटेंस को ही हम बोलते हैं क्या? डबल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे देखिए, लिखा है, रेन फेल हैवली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। अब देखिए, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज और ये एक प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखिए, कंपाउंड सेंटेंस है, किसी भी कंपाउंड सेंटेंस के लिए जरूरी है कि उसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हों, अधिक से अधिक जितनी हो। तो ऐसा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें सिर्फ दो ही प्रिंसिपल क्लॉज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डबल सेंटेंस। अब इसमें आप देखिए, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज और ये एक प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है। अब जब दो ही प्रिंसिपल क्लॉज हैं तो इसी सेंटेंस को हम बोलेंगे क्या? डबल सेंटेंस बोलेंगे। द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे। अब देखिए, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज, और जब दो ही प्रिंसिपल क्लॉज हो किसी कंपाउंड सेंटेंस में तो उसी को हम बोलते हैं क्या? डबल सेंटेंस। यानी कंपाउंड सेंटेंस दो तरह का है, एक मल्टीपल एक डबल। अगर दो ही प्रिंसिपल क्लॉज हो सिर्फ, देखिए किसी कंपाउंड सेंटेंस के लिए तो जरूरी है कि प्रिंसिपल क्लॉज कम से कम दो हों, अधिक से अधिक बहुत सारी हो सकती हैं, कम से कम दो होना जरूरी है। तो ऐसा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें सिर्फ दो ही प्रिंसिपल क्लॉज हों, उसी सेंटेंस को हम बोलते हैं डबल सेंटेंस। और ऐसा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो से अधिक जो है प्रिंसिपल क्लॉजें हों उनको हम बोलते हैं मल्टीपल सेंटेंस। तो ये जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं, ये द रेन फेल हैवीली वी ऑल गॉट वेरी वेट, ये दोनों, एक प्रिंसिपल क्लॉज ये, एक प्रिंसिपल क्लॉज ये, दो प्रिंसिपल क्लॉजें हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे डबल सेंटेंस। द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे, दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं, इसको हम बोलेंगे क्या? डबल सेंटेंस। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं, इस क्लॉज को और इस क्लॉज को, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ी हैं, इनको आप कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं ना। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी प्रिंसिपल क्लॉज जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाएंगी तो उनको आप कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, इसको आप कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं,
वी कुड सी अवर वे, ये प्रिंसिपल क्लॉज, इसको आप कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई है। समझ पा रहे हैं? तो यानी कि कंपाउंड सेंटेंस हमने जान लिया कि कंपाउंड सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जिनमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हों। अब कंपाउंड सेंटेंस दो तरह का होता है, डबल एंड मल्टीपल। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ दो प्रिंसिपल क्लॉज हों उस कंपाउंड सेंटेंस को हम बोलते हैं डबल सेंटेंस। ऐसा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हों उनको हम बोलते हैं क्या? मल्टीपल। आइए देखते हैं मल्टीपल सेंटेंस। द टर्म मल्टीपल इज यूज्ड फॉर अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेज। यानी कि वही मैंने बताया आपको, जब दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजें होंगी किसी एक कंपाउंड सेंटेंस में तो उसी को आप क्या बोलेंगे? मल्टीपल बोलेंगे। और जब सिर्फ दो होंगी तो क्या बोलेंगे? डबल बोलेंगे। देखिए लिखा है नाइट केम, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एंड रेन फेल, दो प्रिंसिपल क्लॉज, एंड रेन फेल हैवीली, दो प्रिंसिपल क्लॉज, एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट, तीन प्रिंसिपल क्लॉज। एक प्रिंसिपल क्लॉज, दो प्रिंसिपल क्लॉज, तीन प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये सेंटेंस कंपाउंड तो है मगर कैसा कंपाउंड है? मल्टीपल। और जब दो ही प्रिंसिपल थी तब क्या था? डबल, है ना? अच्छा, ये जो क्लॉज लिखी हुई है नाइट केम, नाइट केम ऑन, द रेन फेल हैवीली, एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज। अभी देखिए ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये प्रिंसिपल क्लॉजें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हैं तो इनको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज और ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। समझ पा रहे होंगे? अच्छा, हिंदी में आपको प्रॉब्लम ना हो तो इसके अर्थ को निकालने में तो मैंने हिंदी इसकी पहले से लिख दी है ना, ताकि आपको हिंदी का अर्थ निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो समझ गए होंगे आप। यानी कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हों, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है? ऐसा कंपाउंड सेंटेंस दो प्रकार का, डबल और डबल सेंटेंस एंड मल्टीपल। ऐसा कंपाउंड जिसमें दो ही प्रिंसिपल क्लॉज हों उनको हम बोलेंगे डबल। ऐसा कंपाउंड जिनमें दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हों उनको हम बोलेंगे क्या? मल्टीपल। ठीक है? समझ पाए होंगे। अच्छा, किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं आती है, ये बात मैंने आपको पहले बताई, फिर बता रहा हूं। पर अगर कभी किसी कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए तो समझ जाइएगा उसी सेंटेंस को हम बोलते हैं क्या? मिक्स्ड सेंटेंस बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का एक दूसरा नाम होता है। ठीक है? आगे है इसमें, देखते हैं। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, नाइट केम ऑन एंड द रेन फेल हैवीली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। तो अब देखिए ये एक प्रिंसिपल क्लॉज, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज और ये एक प्रिंसिपल क्लॉज। इसका मतलब तीन प्रिंसिपल क्लॉज हो गए इसमें, एक, दो और तीन। इन्हीं को आप कोऑर्डिनेट क्लॉजें भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ी हैं। ठीक है? फिर देखिए लिखा है इन एडिशन टू टू आर मोर मेन क्लॉजेज, करा है दो या दो से अधिक मेन क्लॉजेज के अतिरिक्त अ कंपाउंड सेंटेंस समटाइम्स इंक्लूड्स वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। ये बात देखिए, मैंने आपको बताया अभी कि जब किसी कंपाउंड सेंटेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए तो उसी कंपाउंड सेंटेंस को आप मिक्स्ड बोलते हैं। मिक्स्ड सेंटेंस का एक दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक? तो अगर एग्जाम में आ जाए मान लीजिए, और एग्जाम में कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हों, अब कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं, इसका मतलब कंपाउंड सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आ जाए तो ऐसे वाक्य को वैसे तो हम मिक्स्ड कहते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में मिक्स्ड ना दिया हो तो फिर ऐसे वाक्य को आप कंपाउंड ही कहेंगे, है ना? यानी कि जब कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी तो वैसे तो मिक्स्ड होता है, लेकिन अगर मिक्स्ड हमारा ना दिया हो ऑप्शन में तो उसी वाक्य को हम कंपाउंड कहेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे देखिए लिखा है अनिल कॉल्ड एट 5:30 एंड आई टोल्ड हिम दैट यू हैड गॉन आउट। अब इसमें देखिए
अनिल कॉल्ड एट 5:30, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज। आई टोल्ड, ये एक प्रिंसिपल, आई टोल्ड हिम, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज। दैट यू हैड गॉन आउट, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि इसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस तरह से तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है हमारा क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस। लेकिन अगर ऑप्शन में मिक्स्ड ना दिया हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को, किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है तो वो सेंटेंस मिक्स्ड कहलाता है। मिक्स्ड सेंटेंस का एक दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, लेकिन अगर आपकी परीक्षा में कोई मिक्स्ड सेंटेंस हो मगर ऑप्शन में मिक्स्ड ना दिया हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मिक्स्ड सेंटेंस का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऑप्शन में आपका ना तो मिक्स्ड दिया हो ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हो, है ना। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, अब इसमें ऑप्शन में दिया हो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, तो फिर इसको किस श्रेणी में रखेंगे आप, तब इसको आप कंपाउंड में रखेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दे सिंपल दे दे, कॉम्प्लेक्स दे दे, कंपाउंड दे दे, और एक ऑप्शन दे दे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसी को आप बोलते हैं मिक्स्ड, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये ना दिया हो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए देखिए इसके अर्थ को, इसका अर्थ मैंने लिख दिया ब्रैकेट में ना। अनिल ने 5-5:30 बजे फोन किया था और मैंने उससे कहा था कि तुम बाहर निकल गए हो। देखिए जितने भी सेंटेंस हैं इसमें, ये सब जेन मार्टिन के सेंटेंस हैं, उनको मैंने अपने तरीके से आसान भाषा में लिखने का प्रयास किया है। उस सब की हिंदी देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दी है ताकि आपको अर्थभाव निकालने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए लिखा है अनिल कॉल्ड एट 5:30, तो अनिल सब्जेक्ट है, कॉल्ड एट 5:30 ये प्रेडिकेट है, अर्थ पूरा है, प्रिंसिपल क्लॉज। आई टोल्ड हिम, आई सब्जेक्ट है, टोल्ड हिम हमारा प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, पूरा अर्थ है, ये भी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। दैट यू हैड गॉन आउट, यू सब्जेक्ट है ना, हैड गॉन आउट ये हमारा प्रेडिकेट है। दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसने बनाई सबऑर्डिनेट क्लॉज। चाइस्ते समझ लीजिए, और चाइस्ते समझ लीजिए कि इसका अर्थ अधूरा है, इसलिए हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए दो प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस प्रकार से ये वैसे तो मिक्स्ड सेंटेंस है, लेकिन मैंने आपको बताया अगर ऑप्शन में मिक्स्ड नहीं होगा तो इसको आप कंपाउंड ही कहेंगे, है ना। ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड। लेकिन अगर ऑप्शन में मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है तो फिर हमारा आंसर मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। मिक्स्ड सेंटेंस का ही दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, समझ पा रहे होंगे। देखिए समझाया गया है मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है, आइए देख लेते हैं। देखिए मिक्स्ड सेंटेंस, जब किसी कंपाउंड सेंटेंस में, मैंने समझा दिया है, पढ़ लीजिए एक बार। जब किसी कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाती है तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी कह सकते हैं, है ना। यानी किसी भी मिक्स्ड, किसी भी कंपाउंड सेंटेंस, किसी भी, देखिए जब किसी कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज आई तो आप समझ लीजिए वही मिक्स्ड है, बस इतनी सी बात है ना। यानी कि अगर ऑप्शन में मिक्स्ड नहीं होगा तो उसको हम कंपाउंड आंसर देंगे। देखिए समझ पा गए होंगे इसको, है ना। देखिए फिर लिखा है कभी कभी दो प्रिंसिपल क्लॉजों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कंजंक्शन नहीं आके वहां पे कामा आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए लिखा है टेम्परेंस प्रमोट्स हेल्थ, इनटेम्परेंस डिस्ट्रॉयज इट। अब यहाँ पे क्या है, एंड हमारा अंडरस्टूड है, ठीक। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए जो है कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें दो क्लाज नहीं है, इसमें दो क्लाज हैं, एक क्लाज ये, एक क्लाज ये और एक क्लाज, इसका अर्थ भी पूरा है, इसका अर्थ भी पूरा है। तो इसमें दो प्रिंसिपल क्लाज हैं, इसमें कितनी प्रिंसिपल क्लाज हैं? दो प्रिंसिपल क्लाज हैं, इसलिए सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस है हमारा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अर्थ मैंने लिख दिया है, संयम स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, असंयम उसे नष्ट कर देता है ना। सबकी हिंदी मैंने लिख दी है ताकि आपको अर्थ निकालने में प्रॉब्लम ना हो। समझ पा रहे हैं? जैसे इसमें देख लीजिए, हरकोल्ट वाज प्योर। अब देखिए, ये एक प्रिंसिपल क्लाज और ये एक प्रिंसिपल क्लाज, इसमें भी दो प्रिंसिपल क्लाज है, तो इसका मतलब ये भी एक सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए, अब दो प्रिंसिपल क्लाजों को जोड़ने के लिए यहां वास्तव में कंजंक्शन क्या छुपा हुआ है? एंड। लेकिन कामा से ही काम चल गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो प्रिंसिपल क्लाजों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आता है, बल्कि कामा वगैरह लगा रहता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। जब दो प्रिंसिपल क्लाज आ गई किसी वाक्य में, तो जाहिर सी बात है वो कंपाउंड सेंटेंस है ना। समझ पा रहे हैं? कंपाउंड सेंटेंस दो प्रकार का, डबल सेंटेंस एंड मल्टीपल। जब दो ही प्रिंसिपल क्लाज होंगी सिर्फ तो डबल कहलाएगा, डबल सेंटेंस कहलाएगा। जब दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाज आ जाएंगी तो मल्टीपल कहलाएगा, है ना। ये तो हम जान ही रहे हैं। जब किसी कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाज आ जाएगी तो उसी को आप मिक्स्ड कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। समझ पा ही रहे हैं? समझा ही दिया मैंने पीछे। फिर देखिए लिखा है, समटाइम्स अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझिएगा बात को। कभी कभी क्या होता है, अच्छा एक चीज हमने पढ़ा कि जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का गुण रखने वाले शब्द आएंगे तो क्लास क्या बनाएंगे? वो क्लास बनाएंगे सबऑर्डिनेट। पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंपाउंड सेंटेंस में भी कोई कंपाउंड सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से के गुण रखने वाले शब्दों से जुड़ जाते हैं। तो अब कैसे अंतर करेंगे कि ये जो है सबऑर्डिनेट क्लाज है या नहीं है ना? यही प्रॉब्लम आती है। आइए देखते हैं, समझाता हूं मैं आपको। भाई, जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गुण रखने वाला कोई शब्द आ गया तो जाहिर सी बात है क्लाज बनाएगा सबऑर्डिनेट। जब सबऑर्डिनेट क्लाज बना देगा तो भाई, तो सबऑर्डिनेट क्लाज बना दिया उसने, तो किसी कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाज प्रायः आती नहीं है, या आ भी जाती है तो उसको हम मिक्स्ड बोलते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि सामान्य कंपाउंड सेंटेंस में भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं वो, लेकिन वो जुड़ी होती जरूर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, मगर वो वास्तव में होती हैं प्रिंसिपल क्लाज ही, वो सबऑर्डिनेट क्लाज नहीं होती हैं। कैसे पता लगेगा? मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए बता रहा हूं। देखिए, समटाइम्स A subordinating conjunction is used to join clauses of a compound sentence। करा कभी कभी कंपाउंड सेंटेंस की क्लाजों को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग हो जाता है। अब आप बताइए, कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होने का मतलब, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब सबऑर्डिनेट क्लाज। अब किसी कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाज होती नहीं है। जब किसी कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाज आती है तो उसको हम मिक्स्ड बोलते हैं वास्तव में। हाँ, मजबूरी में अगर हमारे पास ऑप्शन मिक्स नहीं दिया है तब हम उसको कंपाउंड कहेंगे। सामान्यतया तो कंपाउंड सेंटेंस में कोई सबऑर्डिनेट क्लाज आती ही नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाउंड सेंटेंस की जो दो प्रिंसिपल क्लाजें होती हैं, दो या दो से अधिक, वो कभी कभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गुण रखने वाले शब्दों से जुड़ जाती हैं। कैसे ऐसे होता है? कैसे आप अंतर पहचानेंगे? बड़ा स्पष्ट समझ में आता है। देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए लिखा गया, आई शैल सी यू टुमारो। यहां पे तब नहीं, यहां है व्हेन। लिखा है आई शैल सी यू टुमारो व्हेन वी कैन फिनिश अवर बिजनेस, वी कैन फिनिश द बिजनेस। अब देखिए व्हेन क्या है? व्हेन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का गुण रखने वाला शब्द, है ना, एडवर्ब है ये वास्तव में, है ना, रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, आई शैल सी यू टुमारो व्हेन वी कैन फिनिश द बिजनेस। अब आपको ये लगेगा कि व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम कर रहा है,
जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है तो ये क्लाज हो गई सबऑर्डिनेट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए है क्या, अगर ये क्लाज सबऑर्डिनेट क्लाज होती तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सबऑर्डिनेट क्लाज तीन तरह से काम करती है, या तो नाउन का, या तो एडजेक्टिव का, या तो एडवर्ब का। ये जो व्हेन है, देखिए यहां पे जो व्हेन लिखा है, व्हेन, दरअसल ये किसी भी तरह से इस टुमारो के लिए आया नहीं है। ये दरअसल ऐसे लिखा हुआ है, आई शैल सी यू टुमारो एंड देन वी कैन फिनिश द बिजनेस। ये व्हेन का मतलब है एंड देन। अब बताइए एंड क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज और ये एक प्रिंसिपल क्लॉज, दो प्रिंसिपल क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। ये जो व्हेन है इसका यहाँ पे कोई ऐसा रोल नहीं है कि इसको ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दे। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर ये होती तो निसंदेह ये या तो काम कर रही होती एडजेक्टिव का, या तो काम कर रही होती एडवर्ब का, या तो काम कर रही होती नाउन का। अब यहां टुमारो के बारे में बता रहा है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करना चाहिए था, लेकिन यहां पे देखिए आई शैल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा और तब हम अपना काम समाप्त कर लेंगे। ये व्हेन का मतलब है और तब, इसका मतलब ये क्लॉज किसी भी तरह से टुमारो के बारे में बता रही नहीं है। ठीक, ये व्हेन का मतलब यहां पे लिखा है, इस व्हेन का मतलब ही है एंड देन, इसलिए ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज ना होके ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज ही मानी जाएगी। समझ लीजिएगा मेरी बात को, यानी कि एक प्रिंसिपल क्लॉज ये और एक प्रिंसिपल क्लॉज ये। हाँ, आपको लग सकता है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का गुण रखने वाले शब्द से जुड़ी है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होती तो इसका लक्षण होता या तो नाउन का, या तो एडजेक्टिव का, या तो एडवर्ब का। ये किसी भी रूप में ना तो नाउन है, ना तो एडजेक्टिव है, ना तो एडवर्ब है। अरे भाई, ये जो लिखा है व्हेन वी कैन फिनिश द बिजनेस, इसका मतलब है एंड देन। मैं आपसे कल मिलूंगा और तब हम काम समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब, इस व्हेन का मतलब है और तब। इसका मतलब यह है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको आप मत मान लीजिएगा कि आप सोचें सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज होती तो एडजेक्टिव का काम कर रही होती यहां पे इस वाक्य में, और बता रही होती टुमारो के बारे में। ये टुमारो के बारे में कुछ भी नहीं बता रही है ना, इसलिए ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ऐसे कभी कभी होता है, सेंटेंसों को टेक्निकल बनाने के चक्कर में कभी कभी उसको ऐसे ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गुण रखने वाले शब्दों से जोड़ दिया जाता है, तो हमको लगता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मगर वास्तव में सबऑर्डिनेट क्लॉज होती नहीं है। इसको मैं और बेहतर समझाऊंगा, आप परेशान बिल्कुल ना हों। इसको जब हम पढ़ेंगे अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो वहां पे मैं आपको डिटेल करूंगा कि कैसे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, कैसे होती है, तब आपको ये बात बेहतर समझ में आ जाएगी। लेकिन यहां पे एक बात तो स्पष्ट है कि व्हेन का मतलब है क्या, एंड देन, इसलिए इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज ना कह दें, ये वास्तव में प्रिंसिपल क्लॉज ही है ना। देखिए लिखा है आई वॉक्ड विथ हिम टू द स्टेशन, मैं उसके साथ स्टेशन तक गया। वेयर वी पार्टेड, और वहां हम अलग हो गए। अब देखिए ये वेयर जो है इसका मतलब क्या है, एंड देयर। देखिए लिखा है आई वॉक्ड विथ हिम टू द स्टेशन, मैं उसके साथ स्टेशन तक गया। वेयर वी पार्टेड, जहां हम अलग हो गए। जहां हम अलग हो गए मतलब क्या, और वहां हम अलग हो गए। अगर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको अगर आप मान लें कि भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गुण रखने वाला शब्द है, रिलेटिव एडवर्ब है, तो फिर अगर ये रिलेटिव एडवर्ब होता तो जाहिर सी बात है ये बनाता सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता तो ये बताता स्टेशन के बारे में। स्टेशन हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताता तो ये होता क्या, एडजेक्टिव क्लॉज होती। लेकिन यहां पे वेयर वी पार्टेड, ये स्टेशन के बारे में जरा भी स्टेशन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। इसका अर्थ दरअसल क्या है, वेयर वी पार्टेड का मतलब है एंड देयर, और वहां हम अलग हो गए। तो इसका मतलब ये है, इसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज ना मान बैठे। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होती इस सेंटेंस में
तो फिर जाहिर सी बात ये बता रही होती स्टेशन के बारे में, स्टेशन हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताती तो उसको एडजेक्टिव होना चाहिए था, मगर वास्तव में ऐसा है नहीं। एडजेक्टिव क्लॉज होती तो फिर नाउन को क्वालिफाई करती, ये नाउन को कहाँ क्वालिफाई कर रही है, किसी तरह से क्वालिफाई नहीं कर रही है। जैसे मैंने कहा आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु कम्स हियर डेली, मैं लड़के को जानता हूं जो यहां प्रतिदिन आता है। तो ये जो लिखा है हु कम्स हियर डेली, ये किसके बारे में बता रही है, बॉय के बारे में। जैसे मैं कोई सेंटेंस लिख दूं, मैंने लिखा आई नो द बॉय हु कम्स हेयर, देखिए आई नो द बॉय ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, कम्स हेयर डेली ये पूरी की पूरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये बता रही किसके बारे में, बॉय के बारे में। लड़का किस तरह का, जो यहां प्रतिदिन आता है। ये जो क्लॉज है इस बॉय के बारे में बता रही, बॉय को क्वालिफाई कर रही है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मगर यहां पे जो लिखा है ना वेयर वी पार्टेड, और वहां हम अलग हो गए, ये स्टेशन के बारे में कहां बता रही है, स्टेशन क्वालिफाई कहां कर रही है कि एडजेक्टिव क्लॉज बन जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जो है कंपाउंड सेंटेंस में क्लॉजों को जोड़ने के लिए कभी कभी इस तरह से यूज हो जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का, या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गुण रखने वाले शब्दों का। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, उसको हमको ध्यान से समझने को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी अगर, तो या तो नाउन का काम कर रही होगी, या तो एडजेक्टिव काम कर रही होगी, या तो एडवर्ब काम कर रही होगी। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है अगर, तो समझ लीजिएगा कि फिर ऐसे कंपाउंड सेंटेंस की क्लॉजों को जोड़ने के लिए सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे शब्दों को, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन गुण रखने वाले शब्दों को सिर्फ प्रयोग किया गया है वहां पे, ना कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रही हैं। तो इस तरह से कभी कभी सेंटेंस आएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। इसको मैं और बढ़िया स्पष्ट करूंगा अभी जब हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, वहां मैं इसको आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा दूंगा कि कैसे आप अंतर पहचानेंगे कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, और कैसे पहचानेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, इसको तो आप समझ गए हैं। आई वॉक्ड विथ हिम टू द स्टेशन एंड देयर वी पार्टेड, मैं उसके साथ स्टेशन तक गया और वहां हम अलग हो गए। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है किसी कीमत पे, मैंने आपको पहले बताया। वेयर वी पार्टेड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, इसका मतलब है एंड देयर वी पार्टेड। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्लॉजें अगर होती हैं और क्लॉजों के बीच में आपस में तुलना हो, या यूं कह सकता हूं सब्जेक्ट हमारा सेम सेम हो या वर्ब हमारा सेम सेम हो, तो फिर उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। किसी वर्ब को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है, या किसी सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आइए मैं समझाता हूं आपको। देखिए जैसे लिखा है यदि क्लॉजेज के बीच तुलना हो और सब्जेक्ट कॉमन हो तो सब्जेक्ट को बार बार प्रयोग किया जाता नहीं है। यानी मैं आपको सिंपल से बता दूं कि अगर किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्लॉजें हों और सब्जेक्ट हमारा कॉमन हो, बार बार वही सब्जेक्ट हो, और क्लॉजों में जैसे तुलना का जैसे बोध हो, तो फिर समझ जाइए फिर बार बार उस सब्जेक्ट को क्यों लिखना। अच्छा, इसी तरह वर्ब भी, अगर किसी वाक्य में कई क्लॉजें हों और सेम वर्ब का यूज हो रहा है हर क्लॉज में, तो फिर उस वर्ब को भी रिपीट किया जाता नहीं है। वो वर्ब दरअसल अंडरस्टूड होती हैं, इसलिए सब्जेक्ट भी क्या होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझेंगे आप। देखिए जैसे लिखा है ही चिड देयर वंडरिंग बट रिलीव्ड देयर पेन, ऐसे लिखा हुआ है ही चिड देयर वंडरिंग बट ही रिलीव्ड देयर पेन। अरे भाई उसने उनके आवारागर्दी को डांटा था, मान लीजिए आवारागर्दी करते थे उसके लिए उसने डांटा था, लेकिन उसने, ऐसे लिखा है लेकिन उसने उनके कष्ट को दूर किया। तो भाई मुझे बार बार ये ही लिखने की क्या जरूरत है। अरे भाई डांटा भी उसी ने, कष्ट को दूर भी उसी ने किया। तो भाई बट हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो यहां पे हमें ही लिखने की क्या जरूरत है। क्यों, क्योंकि ही तो अंडरस्टूड है ना। तो जब एक ही सब्जेक्ट बार बार आ रहा हो दो या दो से अधिक क्लॉजों में, तो वो अंडरस्टूड होता है, उसको बार बार लिखने की आवश्यकता
नहीं होती है। इसी तरह वर्ब भी अगर सेम वर्ब है तो उसको बार बार लिखा जाता नहीं है। देखिए वही बात लिखी है, यदि क्लाजेज के बीच तुलना हो और सब्जेक्ट समान हो तो सब्जेक्ट को बार बार प्रयोग नहीं किया जाता है ना। देखिए, दे चिट देयर वंडरिंग्स बट रिलीव्ड देयर पेन। वास्तव में ऐसे लिखा है, ही चिट देयर वंडरिंग एक प्रिंसिपल क्लाज, बट ही रिलीव्ड देयर पेन दूसरी प्रिंसिपल क्लाज। यानी कि दो प्रिंसिपल क्लाज है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, या ये दो प्रिंसिपल क्लाज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट से जुड़ी हैं तो इनको आप कोऑर्डिनेट क्लाज भी कह सकते हैं। ये दो प्रिंसिपल क्लाज जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाती हैं तो फिर उनको आप कोऑर्डिनेट क्लाज भी कह सकते हैं। ठीक, अर्थ लिखा हुआ है, देख लीजिए, कोई दिक्कत आपको ना हो, इसके लिए मैंने पहले से ये सब काम कर दिया है ना। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। आइए देखते हैं फिर। देखिए लिखा है, यदि क्लाजेज के बीच तुलना हो तथा वर्ब समान हो तो वर्ब को बार बार प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात मैंने पहले बता दी आपको। भाई अगर दो या दो से अधिक क्लाजें आई हैं, सेम सब्जेक्ट है तो बार बार नहीं लिखना, सेम वर्ब है तो बार बार लिखना नहीं है। जैसे देखिए लिखा है, सम प्रेजेज द वर्क एंड सम प्रेजेज द आर्किटेक्ट। तो आप बताइए, प्रेजेज वर्ब यहां भी है, यहां भी तो प्रेजेज वर्ब ही अंडरस्टूड है, क्यों लिखना, वर्ब को क्यों रिपीट करना भाई, है ना। ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है, सम प्रेजेज द वर्क एंड सम प्रेजेज द आर्किटेक्ट। तो भाई इस प्रेज को बार बार क्यों लिखना, बार बार कोई वर्ब या बार बार कोई सब्जेक्ट रिपीट नहीं किया जाता है, उसको एक ही बार लिख दीजिए, वो अंडरस्टूड होता है। लेकिन हाँ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये प्रिंसिपल क्लाज नहीं है, ये प्रिंसिपल क्लाज है, इसका ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है ना। तो इसका मतलब ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है, ये एक प्रिंसिपल क्लाज, ये एक प्रिंसिपल क्लाज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस ये भी है ना, इन्हीं को आप कोऑर्डिनेट क्लाजे भी कह सकते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ी है। तो मैं आशा कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है। एक बार मैं आपको पूरा रिपीट कर देता हूं जो अभी तक हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का समूह जिसका पूरा अर्थ हो, सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, पूरा अर्थ हो, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ा, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका सिर्फ एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, या एक सब्जेक्ट हो, एक ही फाइनाइट वर्ब हो, पूरा अर्थ दे, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लाज क्या थी, अच्छा क्लाज क्या थी, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो, कुछ अर्थ दे, वो क्लाज। ऐसी क्लाज जिसका अर्थ पूरा हो वो प्रिंसिपल क्लाज, या उसी को आप मेन क्लाज बोलते हैं, या उसी को आप इंडिपेंडेंट क्लाज भी बोलते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लाज या सबऑर्डिनेट क्लाज को आप डिपेंडेंट क्लाज भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होती है, ऐसी क्लाज जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना प्रेडिकेट हो, किसी वाक्य का अंश हो, कुछ अर्थ दे मगर पूरा अर्थ ना दे, उसको हम बोलते हैं क्या, सबऑर्डिनेट क्लाज। या मैं इसको ये कह सकता हूं कि वो क्लाजें जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, सबऑर्डिनेट क्लाजें बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लाज क्या होती है, जब दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाजें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ जाती हैं तो उन्हीं प्रिंसिपल क्लाजों को आप कोऑर्डिनेट क्लाज भी बोल सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या था, सिंपल मैंने बता दिया। कंपाउंड सेंटेंस क्या था, कंपाउंड सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लाज हो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस दो प्रकार का होता है, डबल एंड मिक्स्ड, डबल एंड मल्टीपल। देखिए, तो डबल सेंटेंस क्या होता है, डबल कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ऐसा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें सिर्फ दो ही प्रिंसिपल क्लाज हो उसको हम बोलते हैं डबल कंपाउंड सेंटेंस। ऐसा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाजें हों उनको हम बोलते हैं मल्टीपल कंपाउंड सेंटेंस, है ना, समझ पा ही रहे होंगे। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाज नहीं आती है, लेकिन कभी अगर कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाज आ जाए तो उसी वाक्य को आप मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न दिया हो तो ऐसी स्थिति में उस सेंटेंस को आप कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक, मेरी बात समझ पाए होंगे। और मैंने आपको यह बताया कि जब सब्जेक्ट कॉमन हो उसको बार बार नहीं लिखा जाता है, दो या दो से अधिक क्लाज आई हुई हो, सब्जेक्ट हमारा कॉमन हो तो बार बार नहीं लिखते हैं। वर्ब कॉमन हो तो उसको बार बार लिखते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाउंड सेंटेंस की क्लाजों को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गुण रखने वाले शब्दों का प्रयोग हो जाता है, लेकिन वास्तव में वो जो क्लाज होती है वो कोऑर्डिनेट क्लाज या कह सकते हैं उसको आप प्रिंसिपल क्लाज होती हैं। अगर वो सबऑर्डिनेट क्लाज होती तो फिर वो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब काम करती, मगर ऐसा वो काम करती नहीं है, वास्तव में होती हैं वो प्रिंसिपल क्लाज ही रहती हैं। तो हमने देखा कि कभी कभी प्रिंसिपल क्लाजों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाते हैं।
लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते सिर्फ हैं पर उनका कोई रोल बहुत ज्यादा वहां पे होता नहीं है उसका, जैसे मैंने पीछे समझाया आपको, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और प्रिंसिपल क्लॉज सिर्फ एक हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम एक हो, ऐसे वाक्य को आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कभी भी दो प्रिंसिपल क्लॉज नहीं आ सकती हैं किसी कीमत पे। किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज कितनी होगी, ओनली वन, ओनली वन प्रिंसिपल। अच्छा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज मिनिमम वन, मिनिमम वन। सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम एक और प्रिंसिपल क्लॉज केवल एक। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज बहुत सारी आ सकती हैं, ठीक है, कम से कम एक हो, अधिक से अधिक चाहे जितनी हो जाए, मगर प्रिंसिपल क्लॉज सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगी। ऐसा सेंटेंस कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देख लेते हैं, आइए देखिए लिखा है अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विथ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज। वही मैंने आपको बताया कि ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम एक, कम से कम का एक का मतलब अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, ठीक। ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब देखिए दे रेस्टेड प्रिंसिपल क्लॉज, व्हेन इवनिंग केम सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये एक सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, यही सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। फिर देखिए लिखा गया एज द बॉक्सर्स एडवांस इनटू द रिंग द पीपुल सेड दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। अब देखिए एज द बॉक्सर्स एडवांस टू द रिंग, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, और ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। द पीपुल सेड ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज कितनी है, सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम एक तो है ही है। तो ये भी हमारा सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम एक होगी ना। आइए जाते हैं आपको, देखिए इसकी हिंदी लिखी हुई है ब्रैकेट में ना, हिंदी ब्रैकेट में लिख दी मैंने ताकि आपको असुविधा ना हो। देखिए दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब दे हमारा सब्जेक्ट है, रेस्टेड हमारी प्रेडिकेट है, अर्थ पूरा है प्रिंसिपल क्लॉज। व्हेन हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन गुण रखने वाला शब्द है ना, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का गुण रखने वाला शब्द है, इसी को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मान लिए हैं। और इवनिंग केम, इवनिंग हमारा सब्जेक्ट है, केम हमारी प्रेडिकेट है या केम हमारी फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट है फाइनाइट वर्ब है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसने बनाई सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी एक प्रिंसिपल क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सेंटेंस कैसा, कॉम्प्लेक्स ना। फिर देखिए एज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, द बॉक्सर्स हमारा सब्जेक्ट है, एडवांस्ड इनटू द रिंग ये हमारा प्रेडिकेट है। तो भाई सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू हो रहा है, इसने बनाई सबऑर्डिनेट क्लॉज। या मैं यूं कह सकता हूं इसका अर्थ पूरा नहीं है इसलिए ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। द पीपुल सेड, द पीपुल हमारा सब्जेक्ट है, सेड हमारी क्या है, प्रेडिकेट है, अर्थ पूरा है, ये हो गई क्या, प्रिंसिपल क्लॉज। दैट वहां पे दैट अंडरस्टूड है ना, दैट दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। अब देखिए दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। अब ये जो है पूरी पूरी हमारा, ये देखिए दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट ये हमारा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, दैट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसने बनाई क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि इस वाक्य में दो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक हमारी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ये सेंटेंस कैसा है हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए देख लेते हैं एक बार, देखिए एज द बॉक्सर्स एडवांस इनटू द रिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, जैसे ही मुक्केबाज रिंग में आगे बढ़े, अर्थ तो अधूरा है ना भाई,
पीपुल सेड, लोगों ने कहा था, ये प्रिंसिपल क्लॉज, लोगों ने कहा। यहां पे दैट अंडरस्टूड है, दैट दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, ये क्लॉज हमारी हो गई फिर से सबऑर्डिनेट, कि वे उन्हें लड़ने की अनुमति नहीं देंगे। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। तो भाई प्रिंसिपल क्लॉज सिर्फ एक, सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब अधिक से अधिक जितनी हो, तो दो हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज सिर्फ एक ही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। ठीक, तो ये था हमारा सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और मिक्स्ड सेंटेंस, है ना, सब समझ पाए होंगे आप। अच्छा, क्लॉज भी हमने पढ़ ली, प्रिंसिपल क्लॉज जिसका अर्थ पूरा हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसका अर्थ पूरा ना हो या जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू हो, कोऑर्डिनेट क्लॉज जब दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ जाती हैं, तो उन्हीं को आप बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो हमने प्रिंसिपल क्लॉज जान ली, सबऑर्डिनेट क्लॉज जान ली, कोऑर्डिनेट क्लॉज जान ली, सिंपल सेंटेंस जान लिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जान लिया, कंपाउंड जान लिया, मिक्स जान लिया। मिक्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी आप जानते हैं। हाँ, किसी मिक्स सेंटेंस को आप कंपाउंड बोल सकते हैं जब ऑप्शन में मिक्स्ड न दिया हो तब। किसी मिक्स सेंटेंस का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होता है। मिक्स सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, है ना। किसी मिक्स सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी आप बोलते हैं, है ना। किसी भी सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, पूरा अर्थ देता है, सिंपल सेंटेंस होता है। किसी सिंपल सेंटेंस को आप प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल क्लॉज अंडरस्टूड मानी जाती है, या किसी प्रिंसिपल क्लॉज को आप सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, है ना। अगर ऑप्शन में मान लीजिए कोई सिंपल सेंटेंस दिया है और ऑप्शन में सिंपल सेंटेंस नहीं दिया है, तो उसको आप प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं, या किसी प्रिंसिपल क्लॉज को आप सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, है ना। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हों, उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस दो प्रकार का, डबल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस। डबल सेंटेंस वो होते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें दो ही प्रिंसिपल क्लॉज हों सिर्फ, वो डबल सेंटेंस कहलाता है। ऐसी कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हों, उनको हम मल्टीपल कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, है ना। मिक्स सेंटेंस आप जानते ही हैं भाई, जब कंपाउंड सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाए तो उसी को आप मिक्स्ड बोलते हैं, है ना। अगर मिक्स्ड की आप मुझसे पूछें तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा वाक्य जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसी को आप मिक्स्ड बोलते हैं। यानी जब कंपाउंड सेंटेंस में आप समझ लीजिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी तो वही कहलाएगा क्या, मिक्स्ड कहलाएगा, ठीक। या उसी को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम एक हो, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो मेरी बात समझ पाए होंगे आप। ये था हमारा सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अब इसमें एक चीज हमने पढ़ी, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह से काम करती है, नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। तो आशा करता हूं मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और सबऑर्डिनेट क्लॉज काम करती है नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे आपसे, ठीक। पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।